डिस्कस की थी कि हम लोग क्या है डस्ट को, ऑयल को, उन सारी चीजों को क्या है रिमूव करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका बेसिक कंसिडरेशन फॉर द सरफेस प्रिपरेशन। आप क्या है जब आप सरफेस प्रिपेयर कर, जब हम क्या है सरफेस को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, रिपेयर करने के लिए, उस टाइम हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, कौन कौन सी चीजों को कंसिडर करके चलना पड़ता है, कौन से पॉइंट है जिनको माइंड में रखना पड़ता है हमें। तो इसमें लिखा है इट इज वेल नोन द सरफेस कंटेमिनेटेड आर मेन ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ द इफेक्टिव कंटेंट। हाँ जी मैम, सौरभ का ज्वाइन नहीं हो रहा, वो बोल रहा मैम। सौरभ गालियां देगा तो उसका कैसे ज्वाइन होगा? अब मैं उसको ज्वाइन नहीं कराऊंगी। मैम वो बोल रहा गलती से हो पता गया। नहीं है उसका गलती से हो गया, उसको पता नहीं है यार। जब तमीज नहीं है बोलने की तो कम से कम अनम्यूट, अपना म्यूट करके जो मर्जी बोलते रहो। हाँ जी मैम। क्लास में तो कम से कम ऐसे मत बोलो यार, तुम्हारे से तमीज से बिहेव करता है टीचर तो तुम्हें भी तो करना चाहिए ना। हाँ जी मैम। मैं ऐसे नहीं कह रही कि वो मुझे कह रहा था, वो मुझे पता है वो अपने आप बोल रहा था, उसको नहीं पता था कि मैं अनम्यूट हूँ। हाँ जी मैम, वो बोल रहा था मैम, सॉरी दिख ही नहीं रहा मुझे वो, ठीक है, वो वेटिंग में, उसको बोलो आएगा, वेटिंग में आएगा तो मैं उसको ज्वाइन कराऊँ। आगे से ध्यान रखना। ठीक है मैम, थैंक यू। हम लोग क्या है कि पीछे हमने पढ़ा था कंटेमिनेंट में क्या क्या चीजें आती है आपकी, कि जो ऑयल है, ग्रीस हो गया, डस्ट है, उसको हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि पीछे हमने पढ़ लिया है कि सरफेस जो कंटेमिनेंट है, मतलब प्लूरेंट है, जो भी आपका डस्ट हो गए सारे कंटेमिनेंट उसमें आ जाएंगे, वो सारे क्या मेन ऑब्स्टेकल है। जब ये सरफेस के ऊपर है तो जो भी हम एडेसिव कोटिंग और मतलब जो सब्सटेंट होता है जो पहले से बना हुआ आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका कंक्रीट सरफेस है, उसके साथ हम लोग दूसरी कोटिंग की एडेसिव बनाएंगे। तो वो क्या होगा, मतलब जब तक ये कंटेमिनेंट उसके ऊपर है तो वो नहीं बन पाएगा परफेक्ट बॉन्ड। फॉर परफेक्ट एडेजन द कोटिंग मस्ट बी एबल टू वेट द कॉन्टैक्ट सरफेस एडिकेटली एंड इफिशिएंटली। परफेक्ट एडेजन के लिए क्या होना चाहिए, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है वो परफेक्ट होना चाहिए और इफिशिएंटली, जो भी कोटिंग हम प्रोवाइड करें एडुकेटली मतलब प्रॉपर तरीके से और इफिशिएंटली आसानी से उसके ऊपर कॉन्टैक्ट सरफेस के कॉन्टैक्ट में आ जाए। इट most important any repair material is applied to surface only after the preparation of the substrate। कोई भी रिपेयर मटेरियल हम लोग यूज करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सबस्टेंट मतलब जो आपका पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंक्रीट सरफेस भी लिख सकते हो आप, इसकी जगह सबस्ट्रेट जहां आ रहा है बार बार, या फिर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो जो भी हमारा पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो हम कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखेंगे, पहला है आपका रिमूवल ऑफ द अनसाउंड मटेरियल एनी सरफेस कंटेमिनेंट, ठीक है। कोई भी अनसाउंड जो हमारे जरूरत का नहीं है सरफेस के ऊपर दिख रहा है आपको, या सरफेस कंटेमिनेंट मतलब ऑयल, ग्रीस, डस्ट, ये चीजें दिख रही है तो उसको कंप्लीटली हमने रिमूव करना है, फिर ही हम रिपेयर मटेरियल अप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एनी वीक कंक्रीट। कंक्रीट सरफेस पे ऐसा होता है ना कि कहीं से अगर क्रैकिंग आई है, उखड़ गया, तो ऐसे नहीं उसको भरते हैं हम लोग, क्या करते हैं थोड़े और सरफेस को क्या करते हैं क्लीन करते हैं। तो हम एक एरिया बनाएंगे, जैसे आप यहाँ पे भी जो रोड है वहां पे भी पैच रिपेयरिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं कि जहां जहां पैच है सिर्फ वहीं पे, पहले उसको क्या करते हो रफ सा कर लेते हो, तो तब उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग सरफेस के ऊपर जो आपका मटेरियल है वो अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो वीक हमें लगता है कि वो हो रहा है, खराब हो रहा है, तो उसको पहले से अच्छे से क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, फिर हमने जो सरफेस ट्रीटमेंट है वो देना है। उसके बाद स्पाल्ट कंक्रीट, स्पालिंग क्या होता है, स्पालिंग क्या होता है बेटा, नहीं पता? ब्रिक्स या कंक्रीट का पीसेज में टूटना। पीसेज में नहीं, जैसे पाउडर फॉर्म में हो जाता है ना, जैसे जो हाँ पाउडर फॉर्म में, ठीक है। पीसेज नहीं बोलेंगे उसको, जब आपका क्या है
पाउडर फॉर्म में वो आ जाता है, मतलब ऐसे पूरा चूरा टाइप में बन जाता है। देखा ब्रिक लाल रंग की जो होती है, रेड कलर पूरा निकल जाता है नीचे, वो स्पालिंग होता है। ऐसे ही कंक्रीट का सरफेस भी क्या होता है, चूरा बन के निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो caused by the corrosion of steel concrete, जो रेनफोर्स है उसके ऊपर जंग लगने की वजह से कंक्रीट के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। तो वो वाला जो हमें स्पाल कंक्रीट है उसको कंप्लीटली क्या कर देना है, रिमूव करना है। उसके बाद जो भी कोरेजन प्रोडक्ट है, अगर जंग लगा हुआ है ज्यादा, उसके ऊपर जंग लगा हुआ है, तो हमने क्या करना है, उस रेनफोर्स को भी क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। उसके बाद रिमूविंग द क्रैक हमने रिमूव करने हैं जब हम सरफेस के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसके बाद प्रोवाइडिंग रफ बट यूनिफॉर्म, हमने क्या करना है, सरफेस अगर आपका स्मूथ है तो उसको रफ बनाना है, तभी वो दूसरा जो आप रिपेयर मटेरियल यूज कर रहे हो वो उसके साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। और रफ में ऐसा भी नहीं कि कहीं पे आपने ज्यादा मतलब उसको डीप तक निकाल दिया मटेरियल, कहीं पे कम निकाल दिया, कहीं पे ज्यादा निकाल दिया, ऐसे नहीं। यूनिफॉर्मली आपने रफ करना है, उसको एक जैसा रफ करना है। क्लियर है ये चीज कि बेसिक कौन कौन सी चीजें हमने ध्यान रखनी है। कोई भी सरफेस के ऊपर अनवांटेड मटेरियल है, ठीक है, उसको रिमूव करना है। उसके बाद वीक कंक्रीट जो भी है उसको रिमूव करना है। स्पाल्ड कंक्रीट जो भी है, मतलब जो चूरा बन गया है, उसको रिमूव करना है। और उसके बाद कोरेजन जो जंग लगा हुआ प्रोडक्ट है स्टील का, उसको भी हमने रिमूव करना है। क्रैकिंग जो भी है उसको भी हमने रिमूव करना है। उसके बाद हमने सरफेस को क्या करना है, रफ कर देना है, ताकि उसके साथ बॉन्ड बनाए। वो रफ भी ऐसे नहीं कि कहीं से ज्यादा रफ कर दिया, कहीं पे कम कर दिया, यूनिफॉर्मली आपने उसको रफ बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मेथड ऑफ क्रैक रिपेयरिंग। अब है कि आप क्रैक रिपेयरिंग कर रहे हो, क्रैक है कंक्रीट के अंदर, क्रैक आना कोई बड़ी बात नहीं है। क्रैक आते हैं और मतलब कहीं ना कहीं दिखते ही हैं। कई होते हैं कि बहुत बड़े वाले हैवी क्रैकिंग आ जाती है, कहीं होते हैं कि हल्की हल्की क्रैकिंग दिखती है, हमें लगता है कि वो हार्मलेस है, लेकिन उसके ऊपर अगर हम ध्यान नहीं देते तो वो ज्यादा वाइड हो जाते हैं। तो इसमें लिखा है क्रैक इन कंक्रीट स्ट्रक्चर ये कॉमन फिनोनिमा, कॉमन है, आते हैं क्रैक, ठीक है। तो ये लेकिन क्रैक क्या है, बाउंड है कुछ ही फॉर्म में या कुछ अलग सी फॉर्म में। ये कुछ कुछ फॉर्म है जिसके हेयर क्रैकिंग हो गई, फाइन लाइन क्रैकिंग हो गई, अलग अलग फॉर्म में ये दिखते हैं। डायगोनल क्रैकिंग हो गई, वर्टिकल क्रैकिंग हो गई, हॉरिजॉन्टली, इस टाइप में ये दिखते हैं। उसके बाद क्रैक इवन इफ हार्मलेस शुड बी इमीडिएटली अटेंडेड। ये मैंने अभी बताया कि जब आपको लगता है हल्की क्रैकिंग है, हेयर क्रैकिंग है, तब आपको लगता होगा कि नहीं कोई बात नहीं, इस पे हम बाद में ध्यान देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली अटेंडेड, अदरवाइज दे में लीड टू सेवरल अदर डिफेक्ट, ठीक है। वो अदर और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम को लेके आएगी, विच में इंडेंजर टू द स्ट्रक्चर, जो क्या है स्ट्रक्चर के लिए क्या हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। रिपेयर ऑफ क्रैक इज द वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम इन बिल्डिंग। क्रैक को रिपेयर करना एक कॉमन प्रॉब्लम है बिल्डिंग में, एंड रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ स्किल। इसके लिए भी हमें नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो ये आगे प्रोसेस है जिससे क्या है हम लोग क्रैक रिपेयर करते हैं। फर्स्ट जो है आपका इपोक्सी इंजेक्शन, ये मैं आपको यूट्यूब वीडियो दिखा देती हूँ, उससे वैसे तो सिंपल है लेकिन वीडियो से आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। स्क्रीन पे दिख रहा है ना तुम लोगों को? यस मैम। स्क्रीन शेयर हो रही, ठीक है। देख लो इसको, देख लो, देखने से समझ आ जाएगा, नहीं समझ आएगा मैं हिंदी में समझाऊंगी क्या बोल रहा है।
सबसे पहले क्या किया है इसने कि जो आपका क्रैक आया हुआ था उसको क्या कर दिया है, एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव किया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, रीजन बोलते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि रीजन उसके लिए यूज करते हैं रिपेयर मटेरियल के लिए, पीछे जब हम पढ़ रहे थे, तो इसको रीजन बोलते हैं। ये अलग अलग लिक्विड फॉर्म में आते हैं, अलग अलग नाम से आते हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं इनके नाम, ठीक है। तो वो क्या है, इसके अंदर फिलिंग पहले इसने ब्रश से किया है, वायर ब्रश से इसको साफ किया है, उसके बाद इसके अंदर ये चीज भर रहा है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है ये। बीच बीच में गैप छोड़ रहा है, ये ध्यान देना, ये छोड़ रहा है बीच में गैप, ये छोड़ दिया इसने बीच में गैप, पूरा नहीं भरा है। ये इंजेक्शन है ये। चल रहे हैं ना, चल रही है। देना विषय करा रेजिन फिल करा। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? मैम वो इंजेक्शन से क्यों रखे थे मैम बीच में? फिलिंग करने के लिए, ठीक है। ये जो है ना ऊपर की साइड इसने जो पहले मटेरियल अप्लाई किया है ना, वो पूरा डीप नहीं था, ऊपर से कवर किया था ताकि नीचे की साइड फिलिंग हो जाए। फिर वो इंजेक्शन को उसने जो मटेरियल था, जो एडेसिव वो लिखा हुआ था, उसके वो बोतल थी, वो उसके अंदर उसने क्या है फिल कर दिया। फिर वो नीचे जो है ना, ये वाला जो मेथड है ना आपका, नीचे जो है मैं पढ़ दिखाती हूँ तुम लोगों को, इसने बता रखा है कि कौन से वाले, ये लिखा है कि क्रैक एज नैरो 0.05 mm, ठीक है। और जो इनएक्टिव होते हैं, मतलब एक्टिव नहीं होते, वो कोई नुकसान नहीं करते, और कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ब्रिज में, डैम में, इन वाली क्रैकिंग में और हॉरिजेंटल क्रैकिंग में ही यूज करेंगे इसको। आपको क्या समझ नहीं आया उसमें? देखो उसने क्या किया है, पहले जो क्रैक है ना,
हाँ जी मैम। ऐसे आपका क्रैक था वो, ठीक है। क्रैक में उसने ऊपर की साइड, मतलब सब ऊपर की साइड उसने जो मटेरियल था ना वो अप्लाई किया, डीप नहीं अप्लाई किया, उसने भरा नहीं, देखा नहीं तूने, भरा नहीं, अंदर फिलिंग नहीं करी उसने, ऊपर की है। फिर जो वो बीच बीच में क्या कर दिया, जो गैप छोड़ दिया था उसने, जहां पे उसने वो इंजेक्शन लगाया, मतलब वो कैप लगाई जिसकी वजह से वो इंजेक्शन में जो मटेरियल उसने भरा था वो क्या होगा, अंदर की साइड चला जाएगा और जो ऊपर मटेरियल उसको भी पकड़ लेगा, फिर वो क्रैक दोबारा नहीं दिखेगा। और जो बाद में जो उसने लगाए थे वो इंजेक्शन लगाने के लिए, उनको रिमूव कर दिया उसने। हाँ जी मैम। ठीक है, क्लियर है। यही आपका यस। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, यही लिख रखा है कि इपॉक्सी इंजेक्शन जो है इफेक्टिव टेक्निक है जब आपका क्या है कंक्रीट में क्रैक आते हैं उनको बॉन्ड करने के लिए। उसके बाद ये किस लिए यूज करते हैं, साउंडनेस ऑफ द बिल्डिंग, ब्रिज, डैम, इनमें जो क्रैकिंग आती है, और डॉर्मेट क्रैक होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते मतलब फैल नहीं रहे होते, एक बार होता है कि पूरा स्ट्रक्चर टूटने लग जाता है। और कहाँ पे यूज करेंगे कि हमने क्या करना है, प्रिवेंट करना है कि फर्दर जो है मूविंग ना करे, इसीलिए वो पहले ही बता दिया मैंने कि आगे की साइड वो ना बढ़े, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं उसको पहले ही फिल कर देते हैं। और यहाँ पे साइज लिखा हुआ है कि जब नैरो क्रैकिंग होगी, मतलब छोटी जो क्रैकिंग होगी, तब हम इपॉक्सी क्या होता है, रीजंस होते हैं, इंजेक्शन तो तुम्हें पता लगी क्या, इपॉक्सी जो होता है मटेरियल जो उसके अंदर यूज किया है उसने, ठीक है। इन दिस मेथड हॉल एट द इंटरवल, यही कहा है इसने कि इन दिस मेथड जो हॉल होते हैं कुछ कुछ इंटरवल में हम क्या कर लेते हैं, ड्रिल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेशर से इंजेक्ट करते हैं उस सील में, ठीक है। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इफ द क्रैक आर एक्टिवली लीक्ड, ठीक है, वहां पे यूज नहीं करेंगे जहां पे एक्टिव है आपके जो क्रैक, ठीक है, ज्यादा वाइड है। ये सिर्फ क्या है, हेयर क्रैक, मतलब जो बिल्कुल नैरो क्रैकिंग है उसमें यूज होगा, ठीक है। और ये ऐसे भी कह रहा है कि वैसे तो हम लोग क्या है, मोस्ट होना मतलब थोड़ा गीला हो तो ठीक रहता है कि हम क्रैक जब, पर ये कह रहा है कि वाटर और कंटेमिनेटेड जो है चीजें वहां पे नहीं होनी चाहिए, पानी ज्यादा और क्या है कंटेमिनेट में डस्ट वगैरह, मतलब ऑयल ग्रीस, वो क्रैक में नहीं होनी चाहिए, तब हमने अप्लाई करना है वो, वरना क्या करेगा वो क्रैक रिपेयरिंग के लिए जो हम इपॉक्सी यूज कर रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस को वो क्या कर देगा, कम कर देगा। और सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड अपॉन द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंजेक्शन मटेरियल, इक्विपमेंट, टेक्निक एंड सीक्वेंस ऑफ द स्टेप। कोई भी हम लोग कर रहे हैं काम, उसकी सक्सेस ही बात पे डिपेंड करेगी कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, किस टाइप का आपका इक्विपमेंट है, आपका कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, और क्या सीक्वेंस हम कर रहे हैं जब हम उसको क्या स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं जिस टाइम हम लोग रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर है, यही थोड़ा इसमें अलग सा है, बाकी बिल्कुल सिंपल है रिपेयरिंग के जो मेथड है। ये यहाँ पे देखो क्रैकिंग यहाँ दिख रही है आपको, ओरिजिनल क्रैक ये है, लेकिन जब इसको हम भरेंगे तो तब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बना लेंगे हम, 6 mm इसकी वो कर रखी है इसने, मतलब जो थिकनेस है इतनी कर लिया, मतलब इसी को ही तोड़ दिया है इसने, मतलब ये जो क्रैकिंग है ना ऐसे नहीं भरी जाएगी, बिल्कुल पतली है ना, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको वाइड करना पड़ेगा, इसने चौड़ा कर लिया इसको। सेकंड ये दिखा दिया, ठीक है, कि इसने क्या करी है, राउटिंग बोल रहा है ये, इसको राउटिंग कर दी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इस टाइप से इसमें क्या है, जो भी मटेरियल हमने भरना है वो भर दिया, इसको ज्वाइंट को सील कर दिया है इसने। अब आप ये इसी में यही लिखा हुआ है कि ग्रूविंग और या राउटिंग बोल देते हैं उसको, एंड सीलिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द क्रैक रिपेयर। इन दिस मेथड हम जो यूज करते हैं नॉर्मली, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, यही वाला मेथड यूज करते हैं, ठीक है। वो इपॉक्सी वाला हमने कभी देखा नहीं है, वैसे हम तो इसी पे देख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो क्रैक आ जाते हैं ऐसे ही रिपेयर करते हैं ना, ज्यादा थोड़ा उसको वाइड कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर मटेरियल भर देते हैं। मोस्ट कॉमन मेथड है, ठीक है, जो यूज किया जाता है क्रैक रिपेयर के लिए। दिस मेथड इज अप्लाइड फॉर द क्रैक दैट आर द डोरमेट, ठीक है, नॉट ये भी कहाँ पे यूज होगा, जो आपका क्रैक एक्टिव नहीं है। एक्टिव क्रैक से मतलब क्या है कि वो बढ़ रहा है आगे, ठीक है, एंड आर नो स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस, मतलब कोई उसकी हम स्ट्रक्चरल वैल्यू नहीं लेके चल रहे हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व इनलार्जिंग द क्रैक अलोंग इट्स एक्सपोज फेस, जहाँ पे आपका क्या है
एक्सपोज फेस है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्रैक को इलाज करेंगे। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सीलिंग द बोथ फाइन क्रैक और लार्जर आइसोलेटेड क्रैक। ठीक है, फाइन क्रैक भी इससे भर सकते हैं और लार्जर मतलब बड़े जो क्रैक है वो भी भर सकते हैं, लेकिन आइसोलेटेड हो, जब अकेले हो, सिंगल, ऐसे नहीं कि बहुत सारे इधर भी मतलब इधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं, ऐसे नहीं, आइसोलेटेड हो। इन दिस मेथड सरफेस ऑफ द ग्रूव जॉइंट इनलार्ज क्रैक, ठीक है, इनलार्ज कर दिया, बढ़ा दिया इसको, और वही ब्रश से या फिर एयर से उसको क्लीन कर देंगे। अलाउ टू ड्राई बिफोर द प्लेसिंग सीलेंट, जो भी हम उसको सीलेंट करने के जो भी उसके अंदर भर रहे हैं हम लोग, उससे पहले हम लोग ड्राई करेंगे। The purpose of sealant to provide a barrier to water from the reaching the rainforest। हम लोग ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा पर्पज क्या है कि हमने सीलेंट प्रोवाइड कर दिया, पानी उसके अंदर नहीं जाना चाहिए उस क्रैक के अंदर, ताकि जो रेनफोर्स है उसके ऊपर पानी जाएगा तो उसमें जंग लग जाएगा। This help in the getting rid of the moisture problem of the far side of the member। epoxy compound are often use as the sealant। epoxy भी कंपाउंड हम लोग क्या यूज कर लेते हैं इसके लिए, और हो सकता है कि हम इसके अंदर मोटार भर रहे हैं, मतलब छोटा मटेरियल उसके अंदर आगे आएगा कि किस टाइप से हम मिक्स बना के इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर है, सिंपल था, कुछ ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है। उसके बाद स्टिचिंग ऑफ क्रैक, जब आपने क्या करना है, ये आपका क्या है, सिर्फ इसमें क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, जब हम उसके अंदर रेनफोर्स डाल देते हैं, तुम आरसीसी पढ़ रहे हो तो क्या हो जाता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो पहले हमने सिर्फ कंक्रीट यूज कर रखा है, अब क्या कर रहे हैं हम, उसके अंदर रेनफोर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टिचिंग ऑफ क्रैक मतलब क्रैक को क्या कर दिया, बांध दिया है आपने। स्टिचिंग इज ए सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक, ठीक है, रिस्टोरिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द क्रैक कंक्रीट एलिमेंट। ठीक है, जो भी आपका कंक्रीट एलिमेंट है उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ देने के लिए, स्टोर करने के लिए हम लोग ये वाला मेथड यूज करते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व ड्रिलिंग हॉल बोथ ऑफ द, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हॉल ड्रिल कर दिए दोनों साइड। ठीक है, और क्लीनिंग द हॉल, एंकरिंग द लेंथ ऑफ द स्टिचिंग, फिर उसके बाद ये इसके अंदर डाल देंगे हम लोग। ठीक है, इससे क्या है, क्रैक आपका बाइंड हो जाएगा। Span the crack which either a non-string rod। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्रैक को भरना है। ऐसे नहीं कि क्रैक आपका यूं का यूं है और आप ये चीज प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, ये चीज आप ऐसे नहीं प्रोवाइड करो, पहले आपने क्रैक रिपेयर करना है, उसके बाद आपका क्या है, आपने ये जो है बार जो है वो प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये स्टिचिंग डन इन द टेंशन फेस, टेंशन मतलब इस अपोजिट साइड में ऐसे इसके हम लोग अप्लाइड करेंगे। In water retaining structure, the crack must be first made watertight before the stitching begin। ठीक है, जो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं वहां पे हम लोग ये यूज करेंगे। उसके बाद द क्रैक स्लैब कैन बी रिपेयर्ड बाय द दिस टेक्निक। स्लैब में ये वाला मेथड यूज किया जाता है, ना कोई कॉलम आपका बीम हो वहां पे नहीं। ये वाला मेथड कहाँ पे यूज होगा आपका, जब हम स्लैब पे क्रैकिंग को रिपेयर करेंगे। क्लियर है, सिंपल दिख रहा है पिक्चर्स में, कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर, लेकिन ध्यान हमने ये रखना है कि जब हम क्रैक को रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्रैकिंग रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या है उसके अंदर हॉल ड्रिल करेंगे, और जो हमने उसके अंदर यूज करना है वो हम यूज कर लेंगे। ठीक है, मतलब ये जो बार हमने यूज करने हैं यूज कर लेंगे। उसके बाद आपका क्या है, एडिंग रेनफोर्स। इसमें भी क्या कर रहा है ये कि क्रैक आ गए हैं आपके, ये क्रैक आए हुए हैं, तो हमने क्या करना है, इन क्रैकिंग से बचने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, इसने रेनफोर्स यूज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, the crack reinforced concrete member can be successfully repaired। रेनफोर्स मेंबर है ये भी। ठीक है, कंक्रीट, लेकिन जब इसके अंदर क्रैक आ गया, एडिशनल और अगर रेनफोर्स बार हमने अप्लाई करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इन दिस मेथड क्रैक इज सील फर्स्ट। ठीक है, क्रैक को सील कर दिया फर्स्ट, देन हॉल ऑफ द 20 डायमीटर, कितने कितने के हॉल बनाया है हमने, 20 मतलब ये रेनफोर्स प्रोवाइड किया तो 20 mm डायमीटर के हॉल हम कर लेंगे। उसके बाद अक्रॉस द क्रैक प्लेन अबाउट द 90, जिस साइड क्रैक आया है उसके प्लेन के 90 डिग्री के मतलब उस पे। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे मान लो हमारा नीचे मैंने ये ऐसा अलग से शो किया है, जैसे मान लो आपका क्रैक इस साइड आया है तो ये ऐसे हम लोग क्या है, जैसे ये प्रोवाइड किया है ना इसने। ठीक है, तो ऐसे प्लेन पे कह रहा है, ये सीधा मत देखना कि जब आपका जो आपका वाई प्लेन, एक्स प्लेन और जेड प्लेन होता है उसके अकॉर्डिंग ये रिपेयर करेगा। 90 के अबाउट हम लेंगे,
रेनफोर्स बार, कितने का बार हमने प्रोवाइड करना है, डायमीटर की हमने ड्रिल हॉल कर लिया, उसके बाद 12 और 16 mm की हम लोग क्या करेंगे, बार डालेंगे उसके अंदर, रेनफोर्स डालेंगे। और कितना, जितना मान लो ये लगा, ये आपका क्रैक आया है ना, उससे बढ़ा के, मतलब 5 mm, एटलीस्ट 5 mm तो आपने, ज्यादा चाहो कितना भी बढ़ा सकते हो, लेकिन 5 mm तो आपने ईच साइड, मतलब इस साइड भी और इस साइड आपका 500 mm, सॉरी, इस साइड क्या होना चाहिए, एक्सटेंड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद द हॉल एंड क्रैक प्लेन इज फिल्ड विद द, वही जो आपके हॉल बनाए हमने, जिसके अंदर हमने बार लगाया, उसको हम इपॉक्सी कंपाउंड या जो हम लोग कंपाउंड है उनसे क्या है, अंडर लो प्रेस से फिल्ड कर देंगे, ठीक है, ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं, लो प्रेशर के साथ। रेनफोर्स बार स्पेस एज पर द नीड ऑफ द रिपेयर एंड डिजाइन क्राइटेरिया, जो स्पेस रखना है बार के बीच का, बीच की स्पेसिंग कितनी रखनी है, कि एक बार यहाँ यूज किया, यहाँ करना है, वो हम देख लेंगे कि कैसी हमारी रिक्वायरमेंट है या डिजाइन क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से हम लोग यूज कर लेंगे। उसके बाद इपॉक्सी कंपाउंड प्रोवाइड बाउंड टू बार, वो तो है ही, जब हम उसको फिल कर देंगे तो उसको बाउंड कर देगा, और इस टाइप मेक द क्रैक सरफेस ए मोनोलिथिक वन, मतलब एक जैसा उसको बना देगा। समटाइम द डैमेज पोर्शन इज फर्दर रेनफोर्स विद द वेल्डेड मैश नियर द सरफेस यूजिंग द सुटेबल, वेल्डेड जो मैश होते हैं वो हम लोग यूज कर लेते हैं, वेल्ड कर देते हैं उसको, और सुटेबल इपॉक्सी जो है वो उसको यूज करके कंक्रीट में इम्बेंड कर देते हैं, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज, कि जब आपका क्या है, जो रेनफोर्स जो आपका ऊपर वाले में क्या था, कि वो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला था, सिर्फ कंक्रीट था, वहां पे हमने ऐड किया है। यहाँ पे पहले से रेनफोर्स है, उसके अंदर और ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे कि जहाँ पे आपका जो क्रैक आया है वो किस प्लेन पे है ये देखते हुए हम 90 के एंगल पे क्या प्रोवाइड कर देंगे, 20 मीटर के हम लोग हॉल ड्रिल कर लेंगे, और उसके बाद 12 से 16 mm डायमीटर के हम लोग उसके अंदर क्या डाल देंगे, बार डाल देंगे। और उसके बाद जो सबसे पहले क्रैक तो रिपेयर कर लिया, फिर जो हमने जहाँ पे बार डाले हैं उनको क्या है, इपॉक्सी कंपाउंड से हम लो प्रेशर के साथ क्या है, फिलिंग कर देंगे उसकी। उसके बाद फ्लेक्सिबल सीलेंट बाय द फ्लेक्सिबल सीलिंग बाय द सीलेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये हम लोग ये तो करते ही हैं, ठीक है, कि हम ऐसा मटेरियल भर देते हैं कि ऊपर की साइड, ज्यादा ऊपर की साइड भर देते हैं, वो अपने आप सेट होता रहता है। In this method, active crack are cleaned by the subblast और water jet, ठीक है, पानी के साथ या फिर आप जो सैंड ब्लास्ट था उसके साथ हम लोग प्रेशर के साथ, मतलब जो भी एक्टिव क्रैक है, जहां पे क्रैकिंग आ रखी है वहां पे हम उसको पहले रिमूव कर लेंगे। मतलब ये कि जो लूज मटेरियल है, ठीक है, जो क्रैक हो रहा है उसको हमने रिमूव कर दिया विद सुटेबल फिल्ड मोल्डेड, और फिर इसके बाद फिलिंग कर दी हमने फ्लेक्सिबल सीलेंट, मतलब जो क्या हो सकता है, एडजस्ट होएगा बाद में। ऐसे नहीं कि एक बार आपने डाल दिया तो क्या होगा कि वहां से रिमूव नहीं होगा, वो वही फिक्स होगा, हार्ड नहीं है वो। द स्लोट और ग्रूव फॉर द सीलेंट, ये बना लिया इसने, यहाँ पे बनाया है, ठीक है, ये आपका है। उसके बाद ऐसे ऊपर इस टाइप से वो भरेगा, ठीक है। ग्रुप और सीलेंट शुड हैव ए सुटेबल विड्थ और शेप ऑफ द एक्सपेक्टेड मूवमेंट। जहां आपको लगता है कि जैसे ये ज्यादा फैल सकता है तो आपने इतने में भर दी, इसकी फिलिंग पूरे में यहाँ तक कर दी, यहाँ इतने में नहीं कि पूरे में कर दी। अभी ये पकड़ बना लेगा इसके ऊपर, ये फैलने नहीं देगा इस क्रैक को। Active crack may be sealed with the flexible surface seal where the appearance is not important. अब दिख रहा है ये ऊपर से रिपेयर का काम, तो ये वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमें क्या है, अपीयरेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि सरफेस अच्छा दिखे या ना दिखे, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकर इन द फॉर्म ऑफ द पॉलीथीन स्ट्रिप शुड बी यूज एट द बॉटम ऑफ द स्लोट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग है पॉलीथीन की स्ट्रिप यूज करेंगे, और बॉन्ड ब्रेकर अलाउ द सीलेंट टू चेंज शेप विदाउट द स्ट्रेस कंसंट्रेशन। यही क्या करता है इसको, ये जो बॉन्ड ब्रेकर है इसको अलाउ करता है कि सीलेंट जब अपनी शेप को चेंज करेगा तो उसके वजह से क्या हो, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, विदाउट स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट द बॉटम, ठीक है। यहाँ पे इसने अप्लाई किया। उसके बाद ये मटेरियल जो इसने यूज किया है, ये तो सिंपल है, यहाँ पे कुछ है नहीं। अब यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। नो मैम। ठीक है, उसके बाद अब 3 मिनट बचे हैं अपने शुरू
टाइम ही हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, ये नेक्स्ट जो है हम फिर अगली क्लास में ही करेंगे। आज के लिए इतना ही है, इसको पढ़ लेना। ये जो ऊपर क्रैक रिपेयरिंग वाला ये टॉपिक जो मैंने करा